हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उसके साथ ही साथ जो है कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लैंगवेज थियोरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको जो है कि किस थियोरी के बेसिस पर जो है कि लैंगवेज ने डिराइव किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है वह जो है कि नेगेटिव होती है और यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और साथ ही साथ जो है कि ये जो है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है इसमें इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से सस्टेबिलिटी नेगेटिव आती है। तो इसमें जो है कि लैंगवेज ने जो है कि करंट मोशन पे एक स्मॉल करंट लूप के फॉर्म में एज्यूम किया था और उसी की बेसिस पर मैग्नेटिक मोमेंट्स को फाइंड आउट करके थियरी को एक्सप्लेन किया था, डिराइव किया था। तो नेक्स्ट जो सिचुएशंस में नेक्स्ट जो थियरी है उसमें लैंगवेज ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए थियरी दी, जिसको हम लोग जानते हैं लैंगवेज थियरी फॉर दी पैरामैग्नेटिज्म। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं लैंगवेज ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या एज्यूम किया, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को स्मूथली जो है कि आगे बढ़ाया और सक्सेसफुली जो है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स लैंगवेज एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस दैट एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस possess a permanent dipole magnetic moment due to unbalanced electron orbits। तो स्टूडेंट्स लैंगवेज ने ये एज्यूम किया कि जो पैरामैग्नेटिज्म में जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पास जो है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके इनबैलेंस होने से प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इनबैलेंस हो जाता है, तब जो है कि एक स्मॉल परमानेंट डायपोल मोमेंट्स क्या होता है, जनरेट होता है, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है। In the absence of external magnetic field, a piece of paramagnetic substance does not show any magnetization because the atomic or molecular dipoles are randomly oriented due to thermal agitation, and hence the net magnetic moment of the piece is zero। तो स्टूडेंट्स जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं यदि उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को नहीं रखा गया है, ये जो परमानेंट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, यह जो इसको हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट्स भी बोलते हैं, ये रैंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, इनका जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है। मीन्स ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक शो कर रहे हैं, ये कई एटम्स हैं जिसमें जो है कि इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं। तो इस तरह से क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई एक फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो है कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट्स हैं, जो कि कोई मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि एटम में एग्जिस्ट करा एटॉमिक डायपोल मोमेंट होगा, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट आएंगे। ये जो है कि रैंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, और इनके रैंडम ओरिएंटेशन का रीजन होता है थर्मल एजिटेशन, यानी फाइनाइट टेम्परेचर होने की वजह से थर्मल एनर्जी होती है जो कि
इस डायपोल्स को क्या करते हैं, रैंडमली ओरिएंट करते हैं, जिससे इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें कोई डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, या जिसे हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। When a paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, the atomic or molecular dipoles experience torques which tend to orient them parallel to the magnetic field. तो ये जो रैंडम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं, इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो डाइपोल्स हैं इस पर एक टार्क लगता है, और यह टार्क इस तरह से लगता है कि ये जो डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये लाइन हो जाते हैं। तो मान लीजिए डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन इधर है, ये जितने भी डाइपोल्स हैं ये नियरली जो है इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये लाइन हो जाते हैं along the external magnetic field, जिसकी वजह से हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलने लगता है। However, due to thermal agitation, the alignment is not complete. तो थर्मल एजिटेशन की वजह से ये जो अलाइनमेंट होता है वो कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होता है, और यह एवरेज अलाइनमेंट जो है कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक मोमेंट्स, जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर सिंपली मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट बट द एवरेज alignment produced gives rise to a net magnetic moment per unit volume parallel to the field. तो ये एवरेज अलाइनमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें जो है कि एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलता है। Thus the susceptibility of a paramagnetic substance is positive. तो ये अलाइनमेंट जो है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, इसलिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जो कि मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एच दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नेटाइजेशन और एच सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इसमें जो ससेप्टिबिलिटी होती है काइम वो पॉजिटिव आती है। द थर्मल एजिटेशन विच फेवर्स रैंडम ओरिएंटेशन इज मोर एट हायर या हाई टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो थर्मल एजिटेशन होता है, थर्मल एजिटेशन मीन्स हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी, जो कि डाइपोल मोमेंट्स को रैंडमाइज करने की फेवर में होता है। तो इस ये जो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर बढ़ जाता है, और हाई टेम्परेचर पर ये जो अलाइनमेंट है वापस जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, और डाइपोल्स मोमेंट्स जो है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर डाइपोल्स या रैंडमाइज हो जाते हैं, जिससे जो मैग्नेटाइजेशन है वो और ही स्मॉल होता चला जाता है, जिससे ससेप्टिबिलिटी जो है वह डिक्रीज करने लगती है। तो यहाँ पर है हेंस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स स्मॉलर एंड द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, वह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यह टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड्स जो है कि डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से डिपेंड करती है। Langevin used Boltzmann's classical statistics to calculate the magnetic moment per unit volume produced due to alignment of molecules. Langevin ने जो है कि क्लासिकल स्टैटिक्स ऑफ बोल्ट्जमैन या बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिक्स का क्या क्या यूज़ किया उन्होंने, क्या करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम
जो कि मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट से प्रोड्यूस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। इफ ए गिवन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल of a magnetic moment small m is pointing in a direction making an angle theta with the external magnetic field B, its magnetic potential energy is given by U equal to minus m dot B या फिर minus mb cos theta। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स है जिसका वैल्यू क्या है, स्मॉल m है, और यह जो है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा एंगल बना रहा है। तो इससे जो कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसको यू से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू होगी माइनस एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम बी का थीटा। यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये थीटा एंगल बनाते हुए जो मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वह कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं है, ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा से, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया था। तो ये एंगल थीटा है एम, तो इसके वजह से इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू यू इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट होगा, या फिर एम बी कास थीटा होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे यह पोटेंशियल एनर्जी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यह जो है कि एक्सपोनेंशियली ई के पावर माइनस यू अपान के टी होता है। तो यह इज प्रोपोर्शनल टू ई के पावर माइनस यू अपान के टी। यहाँ पर यू पोटेंशियल एनर्जी हो गई, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी पर। तो यदि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम फाइंड आउट करना है इन दी थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा रेंज में हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम या इसका यूज कर सकते हैं, और यह डिपेंड करेगा, यह जो सॉलिड एंगल बनेगा इस रीजन पर, इस पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सो द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन देयर एंगल रेंज थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, ये थीटा हो गया, और ये थीटा प्लस डी थीटा, इसके बीच में यह डी थीटा रेंज में कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यह फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह होगा डी एन इक्वल टू सी, सी जो कि कांस्टेंट है, इंटू ई पावर माइनस यू अपान के टी इंटू डी ओमेगा। तो यह जो है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ से हम निकाल सकते, ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं, और यहाँ से ये डी ओमेगा आएगा, जो सॉलिड एंगल है इस डी थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है, और इस रेंज में कितना नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर डिपेंड करेगा। तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होगी यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग बिटवीन थीटा एंड डी थीटा प्लस डी थीटा, और थीटा और डी थीटा के बीच में जो एरिया है ये एरिया पार्ट, यह डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है। तो इससे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी एरिया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा होगा। तो यह इसका सर्कमफरेंस और यह थिकनेस कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये होगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा अपन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर जाएगा, ये होगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है डी ओमेगा की वैल्यू ये जो हमने फाइंड आउट किया इसमें रख देंगे, और यू की वैल्यू भी हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस इक्वेशन 1 जो है यह कन्वर्ट हो जाएगा डी एन इक्वल टू सी ई के पावर एम बी कास थीटा अपान के टी इंटू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पाई को
पहले लिख लेंगे तो डी एन इक्वल टू जाएगा 2 पाई सी एक पावर एक्स कास थीटा, एक्स जो कि यहाँ पर एम बी अपन के टी को एक्स मान लेना तो एक्स कास थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एम बी जो अपन के टी है ये कांस्टेंट है, ये थीटा डिपेंड नहीं करता है, इसको हमने एक्स इसलिए मान लिया है जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है और थीटा से इंडिपेंडेंट है इसलिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 पाई सी, 2 पाई भी कांस्टेंट और सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 पाई सी फिर से फर्दर कांस्टेंट होगा जिसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। तो डी एन इक्वल टू ए एक पावर एक्स कास थीटा साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन 3 एज्यूम कर लिया। ए की वैल्यू 2 पाई सी है जो कि एक कांस्टेंट है, फर्दर एक कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स यह जो वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, थीटा 0 से पाई तक हम इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Total number of atoms or molecules per unit volume of the substance can be calculated या can be given by the expression n is equal to integral dn equal to integral from theta is equal to 0 to pi। dn की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो है a e की पावर x cos थीटा sin थीटा d थीटा। तो dn को हम इंटीग्रेट कर देंगे यानी 0 से पाई के बीच में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ जो है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएंगे जो कि एक गिवन सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं यदि cos थीटा इक्वल टू वाई, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी वाई या फिर साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी वाई। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड व्हेन थीटा इक्वल टू पाई वाई इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है यानी क्या है, ये क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल था वो क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, और ये लिमिट इसकी भी चेंज हो जाएगी। तो एन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम +1 टू -1 हो जाएगा माइनस ए ई पावर एक्स वाई डी वाई। हम यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे लिमिट को, तो एक माइनस साइन आएगा और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल -1 टू +1 ए ई के पावर एक्स वाई डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्स जो है कि कांस्टेंट होगा इस वाई के लिए, तो इसका इंटीग्रल जो आएगा एक बाहर ले लेंगे और एक पावर एक्स वाई का इंटीग्रल होगा एक पावर एक्स वाई अपान एक्स, और यहाँ लिमिट लिख देंगे -1 टू +1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ पर अब रखेंगे वैल्यू वाई की वैल्यू +1 तो ई पावर एक्स आएगा, माइनस वाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस ई पावर -एक्स, और यह ई के पावर एक्स माइनस ई पावर -एक्स ये जो है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये हो जाएगा एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2a अपान एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको हम इक्वेशन 4 एज्यूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर ऑफ या टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रेजेंट होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ये जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और यह वैल्यू होगी ये जो होगा एक्चुअली यह जो मैग्नेटिक फील्ड था और इससे थीटा एंगल पर एन क्या था ओरिएंटेड था, इसका जो कंपोनेंट होगा एलांग बी वो क्या होगा m cos थीटा। तो यह m cos थीटा है, तो dn जो कि थीटा प्लस डी थीटा, थीटा एंड
थीटा प्लस डी थीटा के बीच में dn जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यह जो है कि जो मोमेंट है इसमें यदि हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस रेंज में कितना जो है कि मैग्नेटाइजेशन होगा या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो हमें मिल जाएगा। और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to पाई, तो हमें टोटल जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट कैपिटल एम जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई स्मॉल m cos थीटा इंटू डी एम जाएगा। अब डी एम के वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और वह था a e के पावर x cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो है कि डी एम की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और m cos थीटा यहाँ पर है ही। अब स्टूडेंट यहाँ पर फिर से cos थीटा इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू y, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस y डी वाई हो जाएगा, या माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। और जिस तरह से यह है इसी तरह से हम थीटा इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाता है और थीटा इक्वल टू पाई तो y इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ऊपर का कैपिटल एम वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम +1 टू -1 और यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा डी थीटा की जगह हो जाएगा माइनस डी वाई, यहाँ पर डी वाई लिखे और माइनस यहाँ लिख दिया हमने। और ये हो जाएगा एम है और ए हमने लिख दिया और यह जो कास है इसकी जगह हमने वाई लिख दिया और ई की पावर एक्स वाई हो गया ये लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शंस दिख रहे हैं, एक y है और एक दूसरा जो फंक्शन है e पावर एक्स वाई। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे टू फंक्शन का थ्योरम लगाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें माइनस एम ए को बाहर ले लेंगे और हमें बचेगा दो फंक्शन y और दूसरा है e पावर एक्स वाई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो e के पावर एक्स वाई का इंटीग्रल क्या होगा, e पावर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होगा e पावर एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही और ये पूरा जो है कि इसे ही रहेगा और ये माइनस एम एक्स है तो माइनस एम एक्स, माइनस एम एक्स यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको फिर से इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा +1 टू -1। यहाँ पर फिर से माइनस एम ए को हमने सही लिख लिया। यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे, इस पूरे में पहले -1 रखेंगे y की जगह पर, ये हो जाएगा y जगह पर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर रखेंगे -1 तो ये माइनस e पावर माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स। तो इसमें रखेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर ये लिमिट लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा कर लिखेंगे और y इक्वल टू 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, ये हो जाएगा e की पावर एक्स अपॉन एक्स। तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे e की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ले लिया और इसमें मैक्सिमम हो जाएगा माइनस है तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये जो माइनस ये प्लस हो गया तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, एक्स बाहर लिया तो e की पावर माइनस एक्स और ये वाला ये आप लिख देंगे तो ये माइनस था प्लस हो गया और ये e की पावर एक्स हो गया, ये फिर माइनस, ये माइनस है तो -1 अपॉन एक्स और यहाँ पर ये जो है टर्म लिख देंगे यहाँ पर, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ टर्म, तो e के पावर जो प्लस वाला एक्स है ये क्या होगा नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस e पावर माइनस एक्स ये वाला आ जाएगा।
यहाँ से रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर x, ये जो है यह 2 cos हाइपरबोलिक x का फॉर्म है, और इसी तरह से यह जो है 2 sin हाइपरबोलिक x का फॉर्म है। तो दो को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे तो ये जो 2ma/x cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x/x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sin हाइपरबोलिक x को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, यदि यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/sin हाइपरबोलिक x, जो कि cot हाइपरबोलिक x हो जाएगा, और ये 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं 2a/x sin हाइपरबोलिक x की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल n। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको जो है कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया है इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद जो है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम इक्वेशन 3 में यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं f2a sin हाइपरबोलिक x/x की वैल्यू, ये क्या है, n है। ये इक्वेशन 3 से 2a/x sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू n होती है। तो इसके पहले हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया था, यहाँ से sin हाइपरबोलिक x को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos हाइपरबोलिक अपन sin हाइपरबोलिक, जो कि cot हाइपरबोलिक हो गया, ये हो गया -1/x। इक्वेशन 3 का यूज करके हमने 2a/x sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू n पुट कर दिया, तो कैपिटल M यूज करके हो गया स्मॉल n स्मॉल m ब्रैकेट में cot हाइपरबोलिक x -1/x, और ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी इसको हम Lx से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m Lx। यहाँ पर जो Lx है, जो कि उन्हें माना है cot हाइपरबोलिक x -1/x को, जिसको हम लैंगवेन फंक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो है n और m का जो प्रोडक्ट है इसको ms से डिनोट करते हैं, जो कि सैचुरेशन वैल्यू ऑफ m होती है। m की सैचुरेशन वैल्यू को हम डिनोट करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो m हो जाएगा ms Lx। तो स्टूडेंट जो ये लैंगवेन फंक्शन है उसका जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, ये x के साथ इस तरह से वेरी करता है। जब x की वैल्यू बहुत ही हाई होती है लार्ज वैल्यू के लिए, Lx की वैल्यू जो है वो 1 को अप्रोच करता है, और x की स्मॉलर वैल्यू के लिए जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं वो ओरिजिन से होकर के पास करता है, और यह एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जो कि x इक्वल टू होता है, हमने यहाँ लिखा है ये होता है mb/kt होता है। तो x स्मॉल होने का मतलब यह है कि b क्या है, स्मॉल। चलिए b स्मॉल है तो हम cot हाइपरबोलिक x -1/x, जो कि लैंगवेन फंक्शन है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं x/3 से, x के स्मॉल वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे Lx की वैल्यू x/3, तो m इक्वल टू हो जाएगा ms इंटू x/3, और ms जो है m है, और ये हो जाएगा x/3। m की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ x की वैल्यू को पुट करके, तो m इक्वल टू हो जाएगा nm इंटू mb/3kt। x की वैल्यू mb/kt है, ये रख दिया। कैपिटल M हो जाएगा nm²b/3kt। तो स्टूडेंट्स हमें पता है b जो होता है ये होता है μ0 कैपिटल M प्लस h। तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ m कैपिटल M, जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है, इसके लिए जो है कि b के वैल्यू का हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं μ0h से। तो b की वैल्यू हम μ0h इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो m इक्वल टू हो जाएगा n m²/3kt इंटू μ0h।
तो यहाँ पर जो है कि सारे के सारे स्केलर फॉर्म में है, एम भी स्केलर है और ये एच भी स्केलर फॉर्म में लिखा गया है। तो यह एम और एच के बीच का स्केलर फॉर्म में जो है कि रिलेशन है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेक्टर हो जाएगा, एम वेक्टर कर देंगे इक्वल टू म्यू को पहले लिख दिया यहाँ पर म्यू 0 n m स्क्वायर अपॉन 3 kt और वेक्टर h। और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन ले रहे हैं क्योंकि m एंड h जो कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी होगी वो जाएगी काईएम इक्वल टू m बाई एच इक्वल टू यहाँ से हम लिख देंगे म्यू 0 n m स्क्वायर अपॉन 3 kt। इसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ससेप्टिबिलिटी है वह टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और वो भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और नंबर ऑफ एटम्स यदि इंक्रीज करते हैं तब भी जो है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तब उस केस में इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स और हम लोग इसके बाद जो है कि इसमें और चीज़ें देखेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्वेश्चन जो 6 था इसमें हमने डिराइव किया काईएम जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वह है म्यू 0 n m स्क्वायर अपॉन 3 kt। तो इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है इस एक्सप्रेशन से, तो यह 10⁻⁴ के ऑर्डर की आती है जो कि स्ट्रांगली एग्री करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लैंगवेन ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए थियरी बनाई थी वह जो है वैलिड है और ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काईएम जो है वो क्या है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काईएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, जिसको हम क्यूरी लॉ के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ बोलते हैं। क्यूरी लॉ क्या होता है कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हम क्यूरी विस बोलते हैं। या हम यह कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसको हम फर्दर काई कैपिटल एम लिख सकते हैं, ये स्मॉल एम था, ये कैपिटल एम इक्वल टू सी कैपिटल एम अपॉन टी। तो ये जो है काई कैपिटल एम, इसको हम मोलर ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं और सी एम जो है ये क्यूरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो है कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए कितना जो है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी उसकी वैल्यू को हम मोलर ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और लैंगवेन ने ये जो थियरी दिया था ये स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है ओनली फॉर गैसेस, जहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जबकि जब लिक्विड्स या सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसमें ये जो इंटरेक्शंस होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यह लार्ज होता है। तो देयरफॉर जो ये लॉ था क्यूरी लॉ, इसको क्या किया विस ने मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये हो गया काईएम इक्वल टू CM अपॉन T माइनस थीटा, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी विस लॉ। यह जो इक्वेशन है क्यूरी विस के लॉ से फेमस है, जहाँ पर थीटा जो है ये क्यूरी पॉइंट बोलते हैं या फिर क्यूरी टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। और यह जो है कि अलग अलग मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। और ये थीटा की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन का नेचर कैसा है। तो यह जो सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है इसके कंपैरिजन में। और यह जो एक्सप्रेशन है जिसको हम क्यूरी विस लॉ के नाम से जानते हैं, यह अक्सर जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो थियरी थी
यह लैंगविन्स की थियोरी थी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंगविन्स थियोरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो ये दोनों ही थियोरी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये कंसेप्ट जो था आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नई थियरी के साथ, तब तक के लिए बाय।